हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी और उसका जो चैप्टर जो एंडिंग की तरफ जा रहा है। एक दो लेक्चर और बचे हैं इसके, उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बारी आएगी। आज है हमारा L6 और एक चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या रहा है चैप्टर फ्लो, और इसमें बस यहाँ पहुँच गए हैं हम, तो इसके बाद यही बाकी है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मानव जीनोम परियोजना, जिसको हम जो कहते हैं HGP के लक्ष्य जो है वो भी कहते हैं। तो HGP के लक्ष्य भी पढ़ने वाले हैं हम, और HPG क्या है वो भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कार्यप्रणाली पढ़ेंगे इसकी कि कैसे इसको लिया गया, इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, कैसे इसकी कार्यप्रणाली को फॉलो किया गया और इसकी क्या विशेषताएं हैं और हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है इसकी, ये भी देखना है, और विज्ञान में क्या उपयोगिता है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देती हूँ। देखो, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये है छोटा सा टॉपिक, और कई बार 1 2 3 नंबर में इसको पूछ लिया जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर हम कंपटीशन यानी कि बोर्ड के, कई बार बोर्ड को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे हर एक टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे कई बार इसको लेंदी ले लेते हैं, तो बोर्ड उसको एक इजी क्वेश्चन देना चाहता है कि नहीं चलो इस बार थोड़ा सा अच्छा सा इजी क्वेश्चन दे देते हैं, तो फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग या जीनोम ये वाला जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को दे दिया जाता है। दूसरा, कंपटीशन के एग्जाम में हमें किसी भी पॉइंट को लाइट नहीं लेना है। कंपटीशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, सब इंपॉर्टेंट है, और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि NCERT में लिखी हुई एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं या जो भी बुक आप ले रहे हैं उसकी एक एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वही कुछ चीज़ें आपकी बुक में दे रखी है जो एज ए इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन वही कभी भी कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं तो उसने टेलर को उठा के एक क्वेश्चन पूछ लिया था, कुछ नहीं तो वो सिंपल सा एक पूछ लेगा कि जीव विज्ञान के जो है जनक कौन है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आप बोलेंगे तो हमारी बुक में नहीं है, नहीं, लेकिन आपको एज अ बायोलॉजिस्ट ये पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है। तो कई बार ऐसा धोखा हमारे साथ हो जाता है, तो कोई भी लाइन हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए एक दो पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप सुन लेंगे तो अच्छा है। चलिए, क्या है कि पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 1990 में शुरू हुआ था और स्टार्ट हुआ था HGP मानव जीनोम परियोजना, है ना, स्टार्ट हुआ था। और इनका ये था कि 2003 में हम इसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा जो मैं आंसर देने वाली हूँ, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ कि ये ह्यूमन तो समझ में आ गया, प्रोजेक्ट भी समझ में आ गया, ये जीनोम क्या है, तो वही लेकर जा रही हूँ मैं कहानी। देखो, एंड कर देंगे ऐसा उनका था, लेकिन हुआ नहीं। पहले तो ये सुन लो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जीनोम का, मतलब ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे हैं हम, हमारे जीनोम का क्रोमोसोम नंबर 1 जो सबसे बड़ा जीन है, जो मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 पे कितने जीन्स है, ये ज़रा बताओ। यहाँ कहीं साइड में बहुत पहले जब हम वो मेंडल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब बताया था कि क्रोमोसोम नंबर 1 में कितने जीन होते हैं और वाई जो सबसे छोटा है उसमें कितने जीन्स होते हैं, बताए थे आपको। अगर याद है तो लिख के बता दीजिए, और नहीं याद है तो क्या ही कर सकते हैं, फिर से आएगा, फिर से देख लीजिएगा। अभी आएगा नीचे, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रही, पहले बता चुकी हूँ मैं इस चीज़ को। तो इनका था, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 1 है हमारा, जो गुणसूत्र नंबर 1 है, वो जो सबसे बड़ा हमारा गुणसूत्र है नंबर 1, उसके जीन्स जो है हम नहीं खोज पाए थे, मतलब जो वैज्ञानिक है 2003 तक नहीं खोज पाए थे, इसीलिए ये जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है। और फिर 2006 में शायद कंप्लीट हुआ ये पूरा। अब बात आती है कि जीनोम क्या है। भाई मैंने इसलिए आंसर नहीं बताया, आप कमेंट में लिखेंगे अगर आपको याद है तो, वाई के भी लिखेंगे और क्रोमोसोम नंबर 1 के भी लिखेंगे, ठीक है। जीनोम क्या है, तो जीनोम
किसी भी जीव का, अगर हम मानव जीनोम की बात करते हैं तो उसके मैनर में परिभाषा दे देती हूँ। मानव जीनोम के, मानव गुणसूत्रों के अगुणित सेट में पाए जाने वाले संपूर्ण जीन को उसका जीनोम कहते हैं। ठीक है, मानव के अगुणित सेट के संपूर्ण गुणसूत्र गुणसूत्रों के जीन का अध्ययन बोल दो या पता लगाना बोल दो या जानकारी बोल दो की जानकारी जीनोम कहलाती है। वैसे अगर आपको जीनोम पूछ ले तो आप सिर्फ इतना बोलेंगे, जीन्स ऑफ अ हैप्लॉइड सेट, किसी भी अगुणित सेट के संपूर्ण जीनोम, जीन्स को, नंबर ऑफ जीन जितने भी प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहानी हुई, वैसे मुझे समझाने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतनी बार आ चुका है। अगुणित का मतलब हैप्लॉइड। हमारे पास कितने गुणसूत्र है, आप बोलेंगे 46। ठीक है, कितने जोड़े हैं, 23 जोड़े, यानी कि 46 जो है वो द्विगुणित है। तो इसका अगुणित कितना हुआ, ये द्विगुणित है तो इसका अगुणित कितना हुआ मैम, अगुणित हो गया 23। मतलब 46 में हम 23 गुणसूत्र, क्यों भाई 23 की क्यों पता कर रहे हैं, ये हमें पता है कि हमारे गुणसूत्र होमोलोगस हैं, समजातीय है। ये तो बात पता है ना कि अगर कोई पेयर है, मान लो ये गुणसूत्र नंबर 1 है तो इसके साथ वाला इसका जो पेयर है वो होमोलोगस होगा। होमोलोगस की बात हम कर चुके हैं मेंडल के लॉ में कि ये होमोलोगस होते हैं, समजात होते हैं, मतलब इस पे जो रीडिंग है, इस पे जो जीन्स है वही इस पे है, तभी तो होमोलोगस है। होमोलोगस कह ही उसे रहे, समजात गुणसूत्र कहते ही उनको है जिनमें जीन की उपस्थिति जो है वो दोनों पे कैसी हो, एग्जैक्ट सेम हो और एग्जैक्ट जीन पाया जाए। तो अगर हम इसको पता कर लें, अगर हम एक को पता कर लेंगे तो दूसरा अपने आप, सेट वाला तो अपने आप पता चल जाएगा। तो भाई दो दो सेट क्यों पता करें, आएगी तो रीडिंग सेम ही ना, सेम ही चीज आएगी। तो हमने क्या किया, 46 में से 23 जो हैं अगुणित वाले उनको पता कर लेते हैं। वैसे के वैसे उनके जो जोड़ेदार हैं उनका भी क्या होगा, वही जीन होगा, क्योंकि ये होमोलोगस हैं, क्योंकि ये समजात हैं, इसीलिए सिर्फ हैप्लॉइड का पता करते हैं। ठीक है, ये बात जान लीजिए। अब कुछ चीजें जो आपकी बुक में दे रखी है कि मानव जीन के अंदर जो है, मानव जीनोम के अंदर, अगुणित जीनोम के अंदर हमने कहा कि इतने गुणसूत्र जो है प्रेजेंट है, उसमें इतने जीन्स हैं कि अगर हम कोई बुक ले और उस बुक में, ये भाई फैक्ट है जो आपकी बुक में दे रखे हैं, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। वही मैंने कहा, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। कई बार जो एग्जामिनर है वो सोचता है कि बच्चे ने खूब पढ़ा होगा और ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछ वो ऐसी चीज लेता है जो इंपॉर्टेंट होती नहीं है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, ये तो ऐसे बकवास दी हुई है, कुछ काम की नहीं है। तो सबको देखना जरूरी है। बुक में आपकी ये दिया हुआ है कि अगर हम एक ऐसी बुक ले लें जिसमें 1000 पेजेस हों, ठीक है, और एक पेज पर 1000 लेटर्स हो, यानी कि अक्षर हो, तो हम मानव जीनोम को जब लिखने लगेंगे तो हम ऐसी 3300 बुक्स भर सकते हैं। जब एक पेज में 1000 अक्षर हो और 1000 पेज हो, मतलब 1000 पेजेस की एक बुक ले लो, तो ऐसी के ऐसी आप 1000 पेजेस वाली 3300 बुक जो है वो भर सकते हो। ये एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम में लिखा है, कई जगह मैंने पढ़ा यहाँ पे 33 बुक भी लिखा हुआ है, लेकिन वही मुझे एनसीईआरटी फॉलो करनी है, मैं उसका विरोध नहीं कर सकती। 3300 बुक जो है वो भर सकते हैं। मतलब आप सोच लो, एक बुक में 1000 पेजेस, एक पेज में 1000 लेटर, तो 3300 बुक, मतलब कितना बड़ा जीन हो गया हमारा हैप्लॉइड का, सिर्फ खतरनाक। तो ऐसी चीजों को हम लिख नहीं सकते, इसीलिए अभी आप पढ़ेंगे कि एक नई ब्रांच
बनाई गई जिसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि ये सारी चीजें हम लिखने लगे तो हमारे जन्म तक भाई 3300 बुक आप लिखोगे और पढ़ने वाला फिर कैसे पढ़ेगा। तो हम इसको कंप्यूटर फीड कर देते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसीलिए एक नई ब्रांच का उद्घाटन हुआ कि जो है कंप्यूटर और यंत्रों के माध्यम से मानव जीनोम के जीन्स का अध्ययन और उसको नियंत्रित करने, उनकी सामग्री को एकत्रित करने के लिए जो शाखा निर्माण हुई उसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैव रासायनिक विज्ञान, अभी पढ़ेंगे, आएगी परिभाषा इसकी। चलिए, तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआती दिनों पे। मानव जीनोम परियोजना, ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं हम मानव जीनोम परियोजना। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी तकनीकों के विकास से किसी डीएनए खंड को विलगित व क्लोन किया जा सकता है। हम इस एडवांस टेक्नोलॉजी पे पहुंच चुके हैं कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में। तो जेनेटिक्स में क्या इंजीनियरिंग हो सकती है कि हम जीन्स को क्या कर सकते हैं, किसी भी जीन को पढ़ सकते हैं, उसकी कोई कॉपी बना सकते हैं, उसमें क्या क्या है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग करता है ना, किसी मशीन को मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है, वैसे हम जीन्स के साथ खेलते हैं, तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उसके माध्यम से हम किसी भी डीएनए को या तो विलगित कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, और साथ में उसका क्लोन भी बना सकते हैं, मतलब उसकी कॉपी भी बना सकते हैं, जो आप डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे आगे। डीएनए अनुक्रमों को शीघ्र जानने के लिए साधारणतः तकनीक के विकास से 1990 यानी 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रमों को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इस परियोजना को क्या कहते हैं, मानव जीनोम योजना नाम दिया गया, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा गया। HGP के बारे में जानकारी, जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र को तेजी से विस्तार संभव हो सका, जिसे जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स? जीवों के विभिन्न जीन्स के बारे में जानना, उन्हें नियंत्रित रखना, वो संपूर्ण डाटा को कलेक्ट करके रखना, इकट्ठा करके रखना, ये सभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की शाखा के अंतर्गत आता है। सारी इंफॉर्मेशन लेना प्लस उसको स्टोर करके रखना, क्योंकि मैंने कहा भाई ऐसी कितनी बुक्स भरेंगे हम और इनको संभाल के कौन रखेगा, तो भाई वो क्या कर दिया जाता है, कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। अब इसके लक्ष्य क्या है, मतलब क्यों शुरू करी गई है, ऐसा क्या आफत आन पड़ी कि मानव जीनोम परियोजना शुरू करनी पड़ी। तो वही हम क्या है, जिंदा रहना चाहते हैं, सब जिंदा रहना चाहते हैं भाई। ऐसे देखा जाए तो कहा जाता है कि पहले के इंसान ज़्यादा जिंदा रहते थे, लेकिन अब जैसा कि हमारे इन्वायरमेंट ख़राब हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है, तो हमारी उम्र जो है वो कम हो गई है। और ये फैक्ट है, ये शायद मैंने आपको कभी बताया भी हो कि आजकल के जो ह्यूमन है वो जल्दी जवान हो जाते हैं, मतलब जल्दी यंग हो जाते हैं, और उतनी ही जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं, है ना, जो हमने पढ़ा भी था पहले। मैंने आपको बताया था कि आजकल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और लड़कों में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, लड़कों लड़कियों दोनों में, वो बहुत जल्दी आने लगे। तो हम जल्दी बड़े भी हो रहे हैं, यानी जवान भी हो रहे हैं, और उतनी ही जल्दी हम बूढ़े भी हो जाते हैं। ये आज का फैक्ट है और सबसे बड़ा सच है। तो इन बीमारियों से और इन लक्षणों से, इन डिजीज से हमें बचना है। हर कोई जिंदा रहना चाहता है, तो कैसे जिंदा रह सकते हैं? अगर हम हमारे पूरे जीनोम को स्टडी कर ले कि कोई गुणसूत्र या कोई जीन जो है वो किस टाइप का प्रोटीन बना रहा है और क्यों नहीं बना रहा है। अगर कोई डिजीज है तो भाई ये सिकल सेल एनीमिया में ये ग्लूटामिन वेलिनिन क्यों बदल रहा है, किस कारण से बदल रहा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं और उन डिजीज को, उन बीमारियों को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें हमारे सारे गुणसूत्र पे जीन कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। तो वही लक्ष्य है इनके, तो इनको हम पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे थोड़ा सा ढंग से तरीके से। मानव डीएनए में मिलने वाले लगभग 20 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाना। हमने, अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको बताया है कि 2.2 मीटर का डीएनए है हमारे पास, है ना। पहले ऐसा माना जाता था कि हमारे डीएनए की लेंथ के हिसाब से हमारे अंदर 80,000 डीएनए होंगे, 80 से
90,000 मानते जब वो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। लेकिन अब जब क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, हमने सारे जीन्स खोज लिए हैं, तब हमें पता चला है कि हमारे गुणसूत्र में, मतलब जो हमारा डीएनए है, डीएनए से ही गुणसूत्र बना है। और आप बोल सकते हैं कि हमारे जो 46 गुणसूत्र हैं या 23 जो अगुणित सेट है, उसमें से 20 से 25,000 जीन ही है। हमारा अजम्पशन ऐसा था 80,000 है, लेकिन निकले थोड़े से कम, डबल है कुछ, इसीलिए। ठीक है, मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मकों के अनुक्रमों को निर्धारित करना। ठीक है, 3 बिलियंस बनाने, कितने अनुक्रम है हमारे पास, क्षार कितने हैं हमारे पास, 3 बिलियन। ठीक है, उतने क्षार हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उतने क्षार हैं हमारे पास और उन्हीं के अरेंजमेंट से डीएनए बना हुआ है। तो उनको निर्धारित करना कि भाई क्या है, कैसे है, क्यों है, किसके साथ कौन कंबाइंड हुआ है, ये सारी जानकारी लेना। और उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। भाई खाली ले लेना और भाई मेरे को पता चल गया, ठीक है, जान लिया मैंने डीएनए, आगे भी तो इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। आप तो चले गए, आपकी तो फाइल से लट गई, इस इंफॉर्मेशन को जो आपने रिसर्च की है उसको आगे भी तो पहुंचाना पड़ेगा, जनरेशन टू जनरेशन, ताकि वो और आगे उसको स्टडी कर सके। तो उसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जिसके लिए हम कंप्यूटर वगैरह का यूज करते हैं, डाटा यूज करते हैं। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना, कि पुराने जो मेथड्स है, जैसे पहले बुक्स में लिखा जाता था, लेकिन अब बुक्स में लिखेंगे तो बुक्स तो भाई पेजेस की भी एक एज होती है। अगर आप देखेंगे तो 10-12 साल पुराना पेज जो है वो फटने लग जाएगा, उसको आप फोल्ड करोगे वो अपने आप फट जाएगा, पुराना हो जाता है। तो भाई बुक को कब तक संभाल के रखेंगे, और कहीं मान लो आग लग गई, कुछ हो गया, तो भाई वो तो मटीरियल जल गया। तो हम क्या करें, उसको ऐसी नई तकनीकों का विकास करें कि एक तो स्टोर अच्छे से कर सके, प्लस जब हम जीन को देख रहे हैं तो ऐसी नई नई, जैसे माइक्रोस्कोप आया, अब माइक्रोस्कोप के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो और अच्छे से देख पाते हैं। तो तकनीकों का भी विकास करें ताकि हम अच्छे से एनालिसिस कर पाए। विश्लेषण का मतलब एनालिसिस कर पाए कोई भी चीज जो हम देख रहे हैं। योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान में रखें क्योंकि ये संस्था का नाम आपको याद रख लेना चाहिए। नीट पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी यानी लीगल, सामाजिक मुद्दों, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाला नेम भी ध्यान रखना है क्योंकि वहां पे शॉर्ट फॉर्म आई थी इसकी। ठीक है, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, जिसको ELSI के बारे में विचार करना। क्या है ये समझा रही हूँ, पहले इसका ट्रांसलेशन देख लो। देखो, नैतिक को हम बोलते हैं एथिक्स, इसलिए एथिकल। कानून को बोलते हैं लीगल, इसीलिए यहाँ पे लीगल है दूसरी फॉर्म। और सामाजिक को बोलते हैं सोशल इश्यूज। ठीक है, सामाजिक मुद्दे, यहीं से इंग्लिश बनी है। ये क्या है कि मान लो आप किसी इंसान को अपने यहाँ रिसर्च के लिए लेकर आ रहे हो, है ना। कई आपने देखा होगा आजकल तो कोई मूवी बन जाए किसी भी पॉइंट पे, पृथ्वीराज चौहान पे बना लो या पद्मावती पे बना लो, आपने देखा होगा सामाजिक मुद्दों की कोई कमी नहीं है, सब खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं ये तो हमारे समाज के खिलाफ है, ये तो हमारे वो है, ये तो हमारे जो भी है XYZ। तो इनके साथ भी ऐसा होता है जब ये कोई रिसर्च करते हैं। जैसे हम एक धारणा लेकर चले थे कि भाई लड़का नहीं होता है तो उसमें औरतों का दोष होता है। जब ये धारणा साइंस ने उजागर की कि नहीं, लड़का नहीं होना औरत की गलती नहीं है, जेंट्स की गलती है, क्योंकि उसके Y क्रोमोसोम है। तो शुरू में कहीं आप अभी भी आपने सुना होगा, आप किसी को बताओ जो इस धारणा को नहीं मानता है वो आपका विरोध करेगा, अरे चल तू ज्यादा पढ़ ली है क्या, तेरे को ज्यादा समझ में आती है क्या, ऐसे वैसे। तो सामाजिक मुद्दे सब जगह होंगे, आप जिस पर भी इश्यूज होंगे, जो भी नैतिक मतलब एथिकल, अगर आप किसी इंसान का जीन निकाल के कोई उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसकी खुद की मर्जी, उसके परिवार की मर्जी और बाहर जो एनवायरनमेंट है उन विरोध भी होता है। कई साइंटिस्ट विरोध करते हैं, नहीं ये गलत है। तो ऐसे सारे इश्यूज को सॉल्व कौन करेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी एक संस्था बनाई हुई है जिसको हम ELSI बोलते हैं, जो सारे इश्यूज के अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी गड़बड़ी हुई, कोई भी मुद्दा उठा, तो उसका लीगली, कानूनी रूप से, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है वो निपटारा कौन करेगा, ये संस्था करेगी। ठीक है,
अब कार्य प्रणाली कि कैसे जानेंगे जीनोम है। ऐसे थोड़ी कि इंसान पकड़ा ले चल तेरा जीन निकालते हैं ऐसा नहीं कर सकते, कोई प्रोसेस होगा तो वो प्रोसेस देख लेते हैं हम। इन वीडियो में 2 महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार बोर्ड में और नीट में भी पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहला ये वाला पूछा हुआ है नीट में, वहां पे ऐसे पूछा हुआ है। जो बच्चे होमवर्क क्वेश्चंस देखते हैं, जो बैच से जुड़े हुए हैं, उनको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, डाले हैं मैंने वहां पे। जो पिछले नीट में आते हैं वही क्वेश्चन हम जनरली डालते हैं होमवर्क में और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को, तो वहां पे जो है मैंने डाला है, आपको मिल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला है, 2 तरीकों से करते हैं। एक तो है व्यक्त अनुक्रम गुंडी, भैया ये गुंडी गुंडा ये बहुत हिंदी टिपिकल है। सबसे पहला इंग्लिश वाला देख लीजिए, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखनी है। मैंने कहा जहां जहां शॉर्ट फॉर्म आती है और मैंने यहाँ लिखा है इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं उसको हटा देती हूँ या बोल देती हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस पढ़ चुके हैं हम, जीन एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, किसी भी जीन का एक्सप्रेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, और हिंदी में आपको व्यक्त दिख रहा होगा, व्यक्त करना मतलब अपनी बातों को व्यक्त करना, पर हम यहाँ जीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस वाली विधि में क्या किया जाता है, सिर्फ ऐसे जीन्स का अध्ययन किया जाता है या ऐसे जीन्स का सीक्वेंस देखा जाता है जो किसी ना किसी प्रोटीन को बना रहे हो। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोट्स में जो है वो पूरा mRNA प्रोटीन नहीं बताता, उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ उन्हीं की जीन्स का अध्ययन करेगा जो किसी ना किसी प्रोटीन को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, है ना, बाकी का अध्ययन नहीं करता। उन सभी जीनों की पहचान करना जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं। अब ये कोई नई बात तो नहीं है भाई, प्रोटीन बनाने के लिए हमने पढ़ा, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन में क्या होता है, आरएनए तो बनता है, mRNA। तो ये सिर्फ क्या कर देते हैं, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसमें उसका सिर्फ अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि पूरे डीएनए, ये बात भी हम कर चुके हैं कि पूरे डीएनए से हर जीन जो है वो कोई प्रोटीन नहीं बनाता। डीएनए में 2 तरह की स्ट्रैंड्स होते हैं, एक कोडिंग और एक टेम्पलेट, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। पूरा डीएनए हर एक प्रोटीन नहीं बनाता, कुछ डीएनए जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, कुछ डीएनए का नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ आरएनए जहां से बन रहा है वहां का ये क्या कर लेगा, उसकी कोडिंग देख लेगा कि उस पर क्या कोडिंग है, वो कौन सा प्रोटीन बना रहा है, सिर्फ इतनी। तो सिर्फ एक्सप्रेस्ड करने वालों का ही क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरा, भाई एक में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसमें सबका ही कर लेंगे। अनुक्रम टिप्पण यानी कि सीक्वेंस एनाटोशन जिसको कहते हैं, ठीक है। जीन मिलने वाले सभी जीनोम, पूरे जीनोम, ठीक है, इसमें सभी वर्ड आ गया है, सभी जीनोम के व्यक्तित्व व अव्यक्तित्व अनुक्रम, मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस का, चाहे वो प्रोटीन बना रहा हो, चाहे वो mRNA बना रहा हो, नहीं बना रहा हो, पूरे डीएनए का ही क्या कर ले, हम सीक्वेंस निकाल ले, जिसमें डीएनए में 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक तो कोडिंग जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में जाएगा और दूसरा नॉन कोडिंग जो नहीं जाएगा। भाई टेम्पलेट वाले में हमने पढ़ा था ना, एक तो टेम्पलेट रीजन होता है और एक कोडिंग रीजन होता है। पहली वाली विधि क्या कह रही है कि सिर्फ टेम्पलेट वाले का ही जब mRNA बन जाए तो उसका सीक्वेंस चेक कर लो। दूसरी वाली ये कह रही है कि कोडिंग जो नीचे वाला था जिसकी हम mRNA नहीं बनाते हैं, कोडिंग वाले का भी और टेम्पलेट वाले का भी जो कि नॉन कोडिंग है, उस दोनों का क्या करना है हमें, पूरे मतलब एक तरह से हम क्या कर लें, पूरे डीएनए का ही क्या कर ले, सीक्वेंस बना ले। अभी कई बच्चे सोचेंगे मैम टेम्पलेट को नॉन कोडिंग क्यों कह रही है, ये बात मैं वहाँ बता चुकी हूँ कि अगर नीचे वाले को कोडिंग कहते हैं तो उसकी इज्जत रखने के लिए हमें टेम्पलेट वाले को नॉन कोडिंग बोलना पड़ता है, ठीक है। ये बात हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको भी बनाना है, जो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं उनको भी हमें जानकारी लेनी है। तो 2 विधियाँ हो गई, दोनों विधियों में से कोई भी विधि अपनाई जाए, हालांकि जो अपनाते हैं वो यही अपनाते हैं क्योंकि हमें तो पूरा जीनोम चाहिए। आ जाओ, अब एक साइंटिस्ट है जिनका फोटो बता देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा याद रखने में आसानी। ये साइंटिस्ट है फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर हैं ये साइंटिस्ट, इनका मानव जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा योगदान है।
फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित विधि से डीएनए खंड स्वतः डीएनए अनुक्रम का उपयोग कर अनुक्रमण किया जाता है। ये क्या कहानी हो गई? स्वतः डीएनए अनुक्रम मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, जो हम पढ़ चुके हैं। डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा ना, डीएनए प्रतिकृतिकरण। तो भाई अगर हम फर्स्ट वाला मेथड जिसमें सिर्फ जीन एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेस हो रहे हैं उनका ही अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें अनुलेखन और अनुवादन वाले प्रोसेस में जाना पड़ेगा। लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि पूरा के पूरा डीएनए हमें पता चले, तो फिर हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? हमें स्वतः डीएनए, स्वतः का मतलब खुद से डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए जब अपने आप को रेप्लिकेट करता है तब आप जाकर उसके जो रेप्लिकेशन से जो चीज़ें बन रही है उसको अध्ययन कर लो तो आपके डीएनए को पूरा आपको जीनोम मिल जाएगा। इन अनुक्रम को एक दूसरे में स्थित अतिव्यापन के आधार पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कि जब जैसे डीएनए स्ट्रैंड खुला था ना 2 फोक में ऐसे, तो ऊपर डीएनए रेप्लिकेशन में तो दोनों टेम्पलेट बनते हैं, दोनों टेम्पलेट काम में आते हैं, और एक नया बनता है एक पुराना बनता है। तो ये कह रहा है कि जब ये अतिव्यापन होता है तब आप देख सकते हैं, तब आप अच्छे से हर जीनोम के जीन्स को देख सकते हैं। क्योंकि कॉइलिंग होगी तब तो आप कहाँ जीन ढूंढने जाएंगे? कॉइलिंग खुलेगी कब? जब उसमें रेप्लिकेशन होगा, उसके 2 फोक बनेंगे, तब आप आसानी से ये अध्ययन कर सकते हैं। इन अनुक्रमों को मनुष्य द्वारा पंक्तिबद्ध करना संभव नहीं है। और क्या कहा इन्होंने कि ये हमारे दिमाग से बाहर है। भाई 3 बिलियन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 3 बिलियन की बात कर रहे हैं, करोड़ों से भी ऊपर, अरब है ना, अरब, 3 अरब जीन्स। ठीक है, तो अरब की संख्या आप क्या काउंट कर सकते हैं? उनका डाटा आप लिख के याद रख सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भैया हमारे लिए तो संभव नहीं है, इस कारण कंप्यूटर आधारित विशेष प्रोग्रामों का विकास किया गया। ये सारा श्रेय जो है वो फ्रेडरिक सेंगर को जाता है कि उन्होंने, ये आप याद रखना कि स्वतः डीएनए अनुक्रम वाली मेथड को उन्होंने यूज करने के लिए कहा था। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट, मानव जीनोम की मुख्य, अब यहाँ पे आएगा। अभी तक मुझे लगता है आपने आंसर दे दिया होगा। फर्स्ट क्रोमोसोम में कितने जीन्स हैं और वाई में कितने जीन्स हैं, जो मैं बता चुकी हूँ पहले वाली क्लासेस में, और जब हमने मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा था इस जगह पे लिख के बताया था, ये भी मुझे याद है। ठीक है, याद रहता है मुझे बहुत कुछ। चलो, मानव जीनोम में 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। ये सारे डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे। सॉरी, ठीक है, इसके लिए कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड में मानव जीनोम प्रोजेक्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आता रहा है, आगे भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, सिर्फ यही पूछ सकते हैं, उसकी विशेषताएं पूछ सकते हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं, लक्ष्य पूछ सकते हैं, किन विधियों से, कार्यप्रणाली क्या है। देखो, कार्यप्रणाली पूछे या विधियां पूछे, आपको वो 2 ही बतानी है, उससे विधि आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कितने क्षार हैं हमारे पास? ये औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित है। एक जीन की बात करें, एक जीन का मतलब, एक जीन किसको कह रहे हैं? सिस्ट्रॉन को, एक ऐसा डीएनए का पार्ट जो किसी प्रोटीन को बना रहा है। ठीक है, तो वो बनाने वाला पार्ट जो है, जो किसी प्रोटीन को बना रहा है, उसमें कितने हो सकते हैं? 3000 क्षार तक हो सकते हैं। ये तो मिनिमम बात बता रहा है ये। ठीक है, स्थित है। मनुष्य में ज्ञात सबसे बड़ी जीन कौन सी है? जीन मतलब वही जो किसी न किसी प्रोटीन को बना रही है। इसको आप याद रखेंगे, स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पे। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट पे। डिस्ट्रोफिन ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। टुकड़े करके याद करो, ऐसी जो टफ चीजें होती हैं। डिस्ट्रोफिन दी, जिसमें कितने क्षार थे ये देख लो, 2.4 करोड़, 2.4 करोड़ क्षार एक अकेले जीन में। ठीक है, ये वो प्रोटीन बना रहा है, तो इसमें एक अकेले जीन में। अब ये बच्चे बोल रहे होंगे मैम जीन, डीएनए, भाई ये सब हम पहले सॉल्व कर चुके हैं कि जीन क्या है, डीएनए क्या है। डीएनए बहुत लंबा है, डीएनए पूरा प्रोटीन नहीं बनाता। डीएनए का वो पार्ट जो कोई ना कोई प्रोटीन बनाता है, उसी को हम सिस्ट्रॉन, प्रोटीन इन द सेंस की कोई लक्षण उत्पन्न करता है, उसी को हम जीन या सिस्ट्रॉन कहते हैं। ये बात मैं पहले काफ़ी टाइम बता चुकी हूँ।
ठीक है। तो अभी बच्चे कुछ जो पुरानी क्लासेस अटेंड करके नहीं आए वो सोच रहे कि जीन में क्षार कहाँ से आ गए, क्योंकि आधे बच्चे तो जीन किसको समझते हैं पता है, वो कोडोन को, कि ये कोडोन जो है ना ATG, या फिर एक कोडोन को, जैसे AUG है तो ये एक जीन है, ऐसा नहीं है। एक जीन में कितने भी कोडोन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रोटीन बना रहा है। तो ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने वाला जीन है ना, इसमें इतने करोड़ क्षार हैं ऐसे AGTC PC जो भी है, ठीक है। जीनों की संख्या 30,000 है, जो पहले कहीं अनुमानित संख्या 80 से 1,40,000। मैंने कहा था कि पहले हम मानते थे कि 80 से उसके पार लाखों तक हो सकती है जीन की संख्या, लेकिन निकली कम। कितनी निकली? 25 से 30,000 या 20 से 25,000। देखो बुक में ही दो बातें दे रखी हैं तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। हालांकि जो स्टैंडर्ड बुक है NCERT को मैं छोड़ देती हूँ अभी, जो दूसरी बुक्स है, क्योंकि मैं सब बुक्स में चेक करके फिर आपको बताती हूँ। NCERT में एक जगह तो दे रखा है 20 से 25,000 जीन, एक जगह 30,000, क्योंकि वही लगभग पे हम चलते हैं, है ना। कोई भी चीज़ हमारे पास अभी पक्की तो होती नहीं, लगभग पे चलते हैं। तो वहाँ पे ऊपर आपने देखा 20 से 25 दे रखा है, यहाँ पे 30 दे रखा है, लेकिन 20 से 25 ही सही है, क्योंकि मैक्सिमम बुक में 20 से 25 दे रखा है, ठीक है। और पहले हम 80 से 1 लाख काफ़ी मान रहे थे, जिससे कि काफ़ी कम निकले, ठीक है। लगभग सभी यानी कि 99 पॉइंट लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड क्षार एक समान होते हैं। ये कहानी हम जब पढ़ेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग, तब मैं आपको सुनाऊंगी कि क्या है ये कहानी और इसका क्या राज है। कि हम में जो मैंने कहा था कि अगर मानव है तो मानव के सबके जीन्स एक समान है, कितने परसेंट? 99.9% जीन हम सब में समान है। सिर्फ जीन्स इन द सेंस ऑफ DNA बोलूँ तो मैं ज़्यादा सही रहेगा, DNA तो 0.1% DNA ही हम सब में अलग है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं। सोचो ज़रा, 0.1 की वजह से हम में इतना फ़र्क है कि हम एक दूसरे से दिखने में, लुकिंग वाइज, हाइट वाइज इतने डिफरेंट है। 99.9 तो सही है और सब में एक जैसे ही हैं, और इसीलिए हम सब में एक जैसे हैं, सिर्फ एक 0.1 का फ़र्क है हम सब में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्षारों में सब में एक समान रहेंगे। चलिए, तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट इतना छोटा सा ही है, कभी इस पे लॉन्ग आंसर्स में कुछ नहीं आया है। जब अभी तक जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम हुए हैं शॉर्ट आंसर्स में आया है ज़्यादातर। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट नहीं कहा मैंने, शॉर्ट कहा है, मतलब 3 नंबर में, 2-3 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है तो सही, इसके जो जो फैक्ट्स थे इम्पॉर्टेंट वो मैंने बता दिए। और मैं हर बार की तरफ फिर कहूँगी कि लिखी हुई हर एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त हुई, इससे हमें फायदा क्या हुआ कि हमें 50% से अधिक जीन के कार्य का पता चला। जैसे हम जो डिजीज पढ़ के आए हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफेल्टर क्या है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये कैसे पता चला? जब हमने उनका अध्ययन किया। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। कूट लेखन मतलब वही ट्रांसक्रिप्शन। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये एक चीज पता चली कि 2% से कम जीनोम प्रोटीन का ही कूट लेखन होता है। यही बात, इसको सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि पूरा के पूरा DNA प्रोटीन नहीं बनाता, उसका 2% से भी कम भाग जो है वो प्रोटीन बनाने में आता है। मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति व अनुक्रम द्वारा होता है, ठीक है। कि मानव जीनोम जो है, जीनोम अब मैं बता चुकी हूँ, उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो पुनरावृत्ति का मतलब ये भी हम पढ़ेंगे रिपीटिव सीक्वेंस क्या होते हैं। देखो इसको समझ लो, रिपीटेटिव सीक्वेंस कि हमारा DNA है ना, मान लो ये DNA है, इसमें DNA में कई ऐसी पार्ट्स हैं या जगह है जहाँ पे नाइट्रोजनिक क्षार बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे है ATCG, फिर ये पार्ट है, इसके बाद वापस ये पार्ट रिपीट हो गया ATCG, फिर ये पार्ट रिपीट हो गया ATCGC। इसको बोलते हैं रिपीटिटिव सीक्वेंस या पुनरावृत्ति अनुक्रम,
ठीक है, ये बच्चे पूछेंगे अभी जब मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी तब फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, पर यहाँ पे भी समझ लो इसी को क्या बोलते हैं हम, रिपीटेटिव सीक्वेंस। कि डीएनए में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पे न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनिक क्षार बार बार रिपीट होते हैं, जैसे एटीजीसी 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 या कोई और भी हो सकता है। उन जगहों को हम बोलते हैं पुनरावर्ती अनुक्रम। ये पता चला हमें मानव जीनोम प्रोजेक्ट से, ये सब वहीं से पता चली है इंफॉर्मेशन। गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन है, यह आ गया है भाई, देख लेना, चेक कर लेना आपने सही लिखे हैं या नहीं। 2968 और वाई क्रोमोसोम जो कि सबसे कम जीन वाला है उसमें है 231। इसको भी हाईलाइट कर दो, सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग अलग एकल क्षार यानी कि CNPS यानी कि एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का पता लगाया। ये क्या कहानी, हम पॉलीमॉर्फिज्म हम फिर पढ़ेंगे वही जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखो पीछे आपके बुक के पीछे क्वेश्चन भी है, वहीं से लेकर आऊंगी मैं, इसे समझा देती हूँ थोड़ा सा क्या है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉली। अभी हमने कहा, इसको नेक्स्ट पे लेकर चलते हैं। अभी हमने कहा कि हमारे डीएनए में बहुत सारी जगह पे क्या है, कई न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैं अभी 2 ही ले रही हूँ, मान लो मैंने 80 लिया, फिर ये 80 आ गया, फिर ये 80 आ गया, फिर ये 80 आ गया। तो ऐसे बार बार रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति सीक्वेंस या अनुक्रम, रिपीटिव अनुक्रम। ये बहुत प्रकार के होते हैं। अभी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो 2-4 आ जाएंगे और बीएससी पढ़ोगे तो 10-12 आ जाएंगे, ठीक है। तो वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, अभी जो सिर्फ नाम आ रहा है उसकी तरफ हम देखने वाले हैं। तो इनको बोलते हैं पुनरावृत्ति, बार बार रिपीट होता है, बार बार ये सीक्वेंस ये जो है रिपीट होता है। और हर इंसान में, जो मैंने कहा, हालांकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैं बताऊंगी कि हर इंसान में इसी का चेंज होता है कि आप में कितनी बार कोई न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये एक डीएनए है, इस रिपीटिंग सीक्वेंस की बात करें, इस डीएनए में यहाँ पे एक GCT है और इधर CTA है और बीच में वो रिपीटिंग सीक्वेंस है AG। ये दोनों रिपीटिंग है 2 बार, 1 बार भी हो सकते हैं, 2 बार भी हो सकते हैं, 4 बार भी हो सकते हैं, 6 बार भी रिपीट हो सकते हैं, कितनी भी बार रिपीटिंग हो सकते हैं, हम उसको पुनरावृत्ति अनुक्रम ही कहेंगे। अब इसको देखो, इसके यहाँ वाला जीन जो है वो कांस्टेंट है, जीन ही बोलो या डीएनए का पार्ट बोलो, और इधर वाला भी कांस्टेंट है, सिर्फ बीच का जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सिर्फ बीच वाला पार्ट जो है, या बोल सकते हैं हम पुनरावृत्त हो रहा है। ये क्या हो रहा है, सिर्फ पुनरावृत्त हो रहा है, ठीक है। पुनरावृत्त सिर्फ ये वाला पार्ट हो रहा है। तो ऐसे डीएनए सीक्वेंस जो दोनों तरफ किसी स्थिर डीएनए से जुड़े हुए हो और बीच वाला पार्ट जो है सिर्फ वही पुनरावृत्त होता है, तो उसको हम बोलते हैं SNPS, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉली, ये आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, 12th में कोई नहीं पूछेगा, बस आपको ध्यान रखना है किसे कहते हैं, ठीक है। समझने की बात है, हर चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते बायोलॉजी में, ये सिर्फ समझने की बात है। हमने भी आज तक कभी इसकी डेफिनेशन नहीं देखी, किसी ने लिखी भी है तो वो अपनी मर्जी से लिखी है, सिर्फ ये समझने की बात है। बहुत सारे पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, ठीक है, बहुरूपता होती है। तो ये कैसी है, जिसमें सिर्फ बीच वाला पार्ट जो है वो क्या हो रहा होता है, रिपीट हो रहा है, आगे और पीछे वाला पार्ट जो है वो स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। अब इसको लिखना भी चाहो तो कैसे लिख सकते हो, ऐसे डीएनए खंड जिनमें आसपास के डीएनए न्यूक्लियोटाइड स्थिर होते हैं
बल्कि मध्य वाला डीएनए सीक्वेंस ही बार बार पुनरावृत्त होता है, उसे हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, और कहीं ऐसा भी हो सकता है, इसी को मैं और दूसरे तरीके से भी समझा सकती हूँ। ये देखो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड को आप ऐसे भी ले सकते हो कि खाली ए रिपीट हो, कोई बुक्स ऐसे भी लिखती हैं, लेकिन यही सबसे बेस्ट है हमने जो पढ़ा है। जैसे यहाँ पे मान लो GCA और यहाँ पे वही TA। अब यहाँ पे बार बार जो है वो A ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ये भी भाई सिंगल सिंगल ही है ना, ये भी सिंगल है, 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 तो ये ऐसे को भी क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपता, मतलब वही जो मैं कह रहा हूँ ना 0.1% ही सब लोगों में अलग अलग है, वो 0.1% को ही हम बहुरूपता कहते हैं। बहुरूपता का मतलब एक ही जीन के अलग अलग रूप, है ना, एक्सप्रेशन वाइज नहीं। जैसे आपके इसमें मान लो मेरा जीन है, इसमें ये AG बार बार रिपीट हो रहा है और AG 2 बार रिपीट हो रहा है ना, और आपका जीन है उसमें ये AG 4 बार रिपीट हो रहा है, और किसी तीसरे का जीन है उसमें 6 बार रिपीट हो रहा है। तो ये सब अलग अलग मनुष्यों में इसकी रिपीटेटिव संख्या जो है, पुनरावृत्ति संख्या जो है वो अलग अलग है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, बहुरूपता। भाई बहुरूपता है, इसमें अलग रूप है, इस इंसान में 4 रूप है, इसमें 6 रूप है उसके, इसलिए इसको बोल देते हैं बहुरूपता। यहाँ पे वो फेस वाला रूप से लेना देना नहीं है, ठीक है, DNA के मैनर में बहुरूपता। तो ये सारी कहानी हुई। अब हमारा जो मेन है कि क्या उपयोग है इसके, लक्ष्य देख लिए, कार्यप्रणाली देख ली, अब उपयोग देख लीजिए कि DNA अनुक्रम से प्राप्त सार्थक जानकारियों शोधों से जैविक तंत्र को समझने में काफ़ी सहूलियत होती है ना, सब कुछ समझ जाएंगे तो हमें उस पर स्टडी करने में ज़्यादा इजी हो जाएगी। विशेष ऊतक अंग या अवुर्ध यानी कि ट्यूमर जो होता है, कैंसर, ट्यूमर को आप ले सकते हैं, कैंसर में मिलने वाले सभी अनुलेखनों व हजारों जीन व प्रोटीन का अध्ययन करने में आसानी हो जाएगी। कि हमें पता है कैंसर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, ट्यूमर उसी को कहते हैं, पर ये क्यों हो रहा है, किस जीन की वजह से हो रहा है, क्या हम उसको कोई चेंज कर सकते हैं, तो ऐसी सारी जानकारी सहायता मिल जाएगी हमें जानने में। इससे प्राप्त जानकारी द्वारा जीवन के रसायन को, जैसे जीनों की संख्या कितनी है, प्रोटीन के कार्य का पता लगाया जा सकता है, जो कि लगा रहे हैं, तभी आज तक हम इतनी डिजीज़ को फाइंड कर पाए हैं, डायबिटीज़ का इलाज कर पाए हैं, क्योंकि हमको पता चला कि भाई इंसुलिन कम बनता है, जो जीन है इंसुलिन बनाने वाला वो इंसुलिन नहीं बना रहा, तो फिर हम उसे बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं, या जीन को मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी इतनी इंडिया में फेमस नहीं है। तो देखा आपने जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और मिलेंगे अगले लेक्चर में DNA फिंगरप्रिंटिंग के बाद, और उसके बाद हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पीछे के जो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको लगेगा कि करवाए तो हैं, मैंने बीच बीच में आ चुके हैं वो, तो उसको थोड़ा सा एक बार समराइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे NCERT के। तब तक के लिए बाय।